प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। हुकूमत ने कानून साजी का जो अमल शुरू किया था, कल 2 बिल पेश किए थे, कमेटी के पास गए थे, आज कमेटी से वो मंजूर करा लिए गए। यानी कल कौमी असम्बली में पेश हुए, आज कमेटी के पास गए, आज कमेटी ने उसे पास भी कर लिया। हुकूमत की अक्सरियत ही वहां पर पास हो गए। अब मामला क्या है? 3 चीजें मुजव्वज़ा तौर पर इसमें हमारे सामने आई हैं। एक तो पार्टी डिक्लेरेशन तब्दील नहीं हो सकता, ये इस कानून में, नए कानून में आया है। ये आप सामने मुसव्वदा देख भी रहे हैं। यानी आजाद उम्मीदवार जिस पार्टी में चला गया सो चला गया, वो तब्दील नहीं हो सकता। दूसरा, कामयाब आजाद उम्मीदवार की जानिब से सियासी जमात में शमूलियत की रजामंदी जो है वो नाकाबिल तनसीख होगी। बल्कि जो एग्जैक्ट जुमला लिखा हुआ है वो यही है कि 104 अलिफ, कामयाब आजाद उम्मीदवार की जानिब से सियासी जमात में शमूलियत की रजामंदी नाकाबिल तनसीख होगी। एक दफा एक शख्स ने कह दिया कि मैं इस जमात का हिस्सा बन रहा हूं, उसने रजामंदी दे दी, अब वो तनसीख उसकी नहीं हो सकती। यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चला गया तो वो तहरीक इंसाफ में नहीं जा सकता। तीसरा इसमें जो अहम नुकता है वो मखसूस नशस्तों के हवाले से है, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई सियासी जमात मज़कूरा बयान करदा मुजव्वज़ा मुद्दत के अंदर मखसूस नशस्तों के लिए अपनी फहरिस्त जमा कराने में नाकाम रहती है, वो इस मरहले के गुजर जाने के बाद मखसूस नशस्तों के कोटे के लिए अहल नहीं होगी। यानी अगर मखसूस नशस्तों की लिस्ट जमा नहीं कराई हुई, सादा अल्फाज में मखसूस नशस्तों की लिस्ट अगर जमा नहीं कराई हुई है तो मखसूस नशस्तें नहीं मिल सकती। ये अगरचे पहले भी मौजूद है, इसी को फॉलो किया जा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद इसको मजीद वाज़ेह कर दिया गया है कानून में। और अब ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ का वो ख्वाब फिलहाल तो पूरा होता नजर नहीं आ रहा कि जिसमें उनको मखसूस नशस्तें मिलें, जिसमें उनको पार्लिमानी पार्टी तस्लीम कर लिया जाए। तो ये मामला हैं, एक तो हम इस पर बात करेंगे। दूसरा, मुज़ाकरात की बहुत बहस छिड़ी हुई है। मुज़ाकरात हो रहे हैं, नहीं हो रहे। एक ही जमात 2 मुख्तलिफ मौक़िफ़ रखती है। खुद हुकूमत भी कभी कहती है इनसे तो बातचीत नहीं हो सकती, इंतशारी टोला है। फिर कुछ दिन बाद मुसद्दिक मलिक साहब कहते हैं आओ मिलकर बैठ बातचीत करते हैं। हुकूमत ही के कुछ लोग कहते हैं बातचीत नहीं हो सकती, फिर कहते हैं हो सकती है। इसी तरह से तहरीक इंसाफ है, कभी वो कहते हैं कि हम बातचीत नहीं करेंगे, मुआफ़ी हम नहीं मांगेंगे, मुआफ़ी कोई और मांगे। फिर वो कहते हैं कि आप अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें, बातचीत करना चाहते हैं। तो ये 2 मुख्तलिफ जो मौक़िफ़ हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो क्यों हैं? सबसे अहम मौजू आज का जो हमारा रहेगा वो ऑब्वियसली इस्माइल हनिया साहब, जिनको ईरान में शहीद कर दिया गया, एक हमले में इसराइल की जानिब से हमला किया गया, उन्हें शहीद कर दिया गया। इसके क्या असरात मुरतब होंगे? ख़ित्ते पे जो फ़लस्तीन की जंग है इसराइल की जानिब से जो मुसल्लत की गई है, उस पर क्या असरात मुरतब होंगे? और इसको मुस्लिम दुनिया में जो तशवीश की निगाह से देखा जा रहा है, और फिर ईरान पर भी ज़ाहिर है कुछ जिम्मेदारी डाली जा रही है कि वो हिफाजत नहीं कर सकें, सिक्योरिटी नहीं दे सकें, तो ये किस हद तक दुरुस्त है? इसमें ईरान का कसूर कितना हो सकता है? तो इन तमाम चीज़ों पर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन पहले हिस्से में बात करने के लिए हमारे साथ राना एहसान अफजल साहब मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर प्राइम मिनिस्टर के। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। अली बुखारी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कुछ ही देर में वो पहुँच जाएंगे। अच्छा, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ मंजूर अहमद भट्टू साहब हमें ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। राना साहब, आपसे शुरू करते हुए, ये कानून साजी बुनियादी तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसे गैर मुअस्सर करने के लिए नहीं है तो और क्या है? देखिए, असेंबलियों का काम कानून साजी करना है, और अगर वो कानून साजी कर रहे हैं तो इसमें कोई ताजुब का मेरे ख्याल से कोई उसकी टाइमिंग या वो क्यों की जा रही है। और बिल्कुल आपने देखें, जो पार्लियामेंट है वो अपना काम कर रही है, अदालतों को चाहिए है कि वो अपना काम करें। और अदालतों का क्या काम है? अदालतों का काम है कि वो आइन की तशरीह करें। अदालतों का ये कतन काम नहीं है कि वो आइन को अमेंड करें, उसको क्रिएट करें, उसमें कोई अगर फुल स्टॉप नहीं है तो फुल स्टॉप लगा दें या कॉमा भी लगा दें, ये भी अदालतों का काम नहीं। ठीक है, तो जो टेक्स्ट में कहां तब्दीली हुई है देखिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? देखिए, हुई है ना जी। जब आप जो है, हम तो इस पे खुलेआम बात कर रहे हैं कि जो चीज कानून के अंदर कभी है ही नहीं, हुआ ही नहीं ऐसा कि जिसने टिकट नहीं जमा कराया तो उसको जो है वो उस जमात का जो है वो मेंबर बना दिया जाए, और जिसने जो है वो क्या कहते हैं लिस्टें ही नहीं जमा कराई उसको जो है आप कहें कि इस जमात को हमने जो है वो रिजर्व सीट्स देनी है। तो तहरीक इंसाफ ने तो जिस पिटिशनर ने तहरीक इंसाफ ने तो मखसूस जो खवातीन की लिस्टें हैं वो जमा कराई हुई हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जमा नहीं कराई, पीटीए ने तो कराई थी। नहीं, उन्होंने उसमें 2 लोगों की एक लिस्ट जमा कराई थी, जिसको बाद में एक्सटेंड किया। लेकिन वो तो उनका कोई कैंडिडेट कोई किसी ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा ना, किसी ने जब लड़ा ही नहीं। 39 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना डिक्लेरेशन दिया कि हम पीटीआई के लोग हैं। नहीं, 39 नहीं होंगे,
ये कम से कम भी 800-900 होंगे, बल्कि इससे भी शायद ज्यादा। 39 तो कौमी असेंबली के है ना जी। नहीं, वो तो इलेक्शन जीत गए ना, जो ये 39 जिन्होंने लिखा था। उसके अलावा भी 800-900 होंगे। तो किसका तयन करेंगे, क्या पता पीटीआई वाला जिसको, वो तो हार गया। तो ये देखिए, यही तो बात है ना बुनियादी। हमारा अगर कोई एक हलका है, उसमें ये लिखा होगा कि मैं नून का कैंडिडेट हूं, तो 10 बंदों ने एक हलके में लिखा होगा। तो ऐसे नहीं हुआ ना कि आप उसको बाद में कहें कि ये पीटीआई वाला, ये नहीं आप कर सकते जब तक टिकट ना मौजूद हो। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि नुक्ता कौमे की तो बात ही नहीं है, या तो पता नहीं क्या कुछ और लिख दिया, जो पिटिशनर ने नहीं भी मांगा वो भी लिख दिया। तो हमने तो कोई नई कानून साजी नहीं की। हाँ, हमने तो सिर्फ जो पुरानी को जरा कपड़ा वपड़ा मार के, कपड़ा वपड़ा भी नहीं मारा हमने। जो कानून में लिखा था कि ए के बाद सी आता है, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, हमने बस वही कहा है कि ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है। तो जो चीज इस नई कानून साजी की जरूरत थी, मेरे ख्याल से ये जो नुक्ता है सर, ये जो नुक्ता है ना कि जिसने 3 दिन के अंदर एक पार्टी में शमूलियत का फैसला कर दिया, जाहिर है वो अगर किसी और पार्टी में दोबारा जाएगा तो वो डिफेक्शन लगेगी। बिल्कुल। अच्छा, ये पहले से मौजूद है। फिर जिसने मखसूस नशिस्तों की लिस्ट जमा नहीं कराई हुई, उसको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी, ये भी पहले से कानून में मौजूद है। तो ये रीएट्रेट करने की जरूरत क्यों पेश आई? क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आ रही थी इन चीजों की। समझ आ रही हो तो उसकी तशरीह होनी चाहिए या कानून दोबारा से लेकर आना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से वो बच्चों को जिनको सबक याद नहीं होता तो उनको दोबारा याद कराया जाता है सबक। तो ये सबक याद कराया जा रहा है। अब पुराना सबक निकाल के दिखाए ना। नहीं, आप तो अमेंडमेंट लेकर आने, तरमीम लिखा हुआ है इसके ऊपर। मैं कहता हूं कि बड़ा अच्छा कर रहे हैं ना कि देखें, जिसका काम तशरीह करना है वो तशरीह करे, वो कानून तब्दील कर रहा है। और जिसका काम जिसका काम कानून साजी है वो कानून साजी कर रहा है। तो आपको मसला है। देखिए, हमारा इस पर आप सबसे जो सीनियर शख्स बैठे हुए ना, वो मंजूर भट्टू साहब बैठे हुए, उनकी राय इस पर सबसे ज्यादा मोतबर होगी। लेकिन पहले अली बुखारी साहब का मैं मौक़िफ़ ले लूं, फिर मियां साहब के पास आता हूं मैं। अली बुखारी साहब, एक बुनियादी नुकता राणा साहब ये उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि डिक्लेरेशन देना तो पार्टी का टिकट नहीं होता। पार्टी के टिकट का मतलब 10 बंदे डिक्लेरेशन देते हैं, तो उन 10 में से कोई एक जीत जाए तो आप कहेंगे कि जी पीटीआई का बंदा था। तो ऐसा तो नहीं होता। तो ये फैसले में कुछ ऊंच नीच हो गई है? नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है जी। ये सारा अंडरस्टैंडिंग का मसला है। अब सपोज मैंने अपना डॉक्यूमेंट्स जमा कराए, मैंने NA-48 से इलेक्शन लड़ा, मैंने टिकट जमा कराया, मुझे ECP ने आज़ाद कर दिया। अब वो एक जजमेंट के थ्रू किया ना। अब अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 13 जनवरी वाली आपने टिकट जमा कराया था पीटीआई का? ECP ने, मैंने जमा कराया, मेरे फॉर्म पे PTI लिखा हुआ था, और हमें जो उन्होंने कह दिया कि जी आप आज़ाद हैं। सो द इशू इज के अब आपकी एक जजमेंट आ चुकी है। पहली बात तो यह है कि उस जजमेंट के अंदर बाकायदा लिखा हुआ है, अगर उसको थॉरली गो थ्रू करें, एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा पढ़े ना, सब हमारे भाई हैं, और उसमें बाकायदा लिखा हुआ है अगर कोई एम्बिग्विटी आती है, अगर कोई जहन में कोई क्वेश्चन आता है, कोई रेज होता है, तो उसके लिए इन चैम्बर जजेस बैठे हुए हैं जो उनको सोल्यूशन देंगे। नोइंगली उन्होंने किया हुआ ये, इन्होंने क्या करना है और क्या नहीं करना, और क्या कल इशू आने और क्या इशू नहीं आने, नंबर 1। नंबर 2 चीज, कोई अमेंडमेंट भी जो है ना भाई, वो पर्सनल स्पेसिफिक नहीं होती। लॉ बनता है जनरल पब्लिक के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की अवाम के लिए। जो पर्सन स्पेसिफिक होता है वो लॉ हमेशा कोर्ट से अनडू होता है। नंबर 3, जो अभी भाई बात कर रहे थे कि उनके पास इख्तियार है, उनके पास इख्तियार नहीं है, जरा आर्टिकल 180 से लेके 189 तक पढ़ लीजिएगा। उनके पास बाकायदा इख्तियार है कि वो किसी भी जगह समझते हैं 186, 187 जरूर गो थ्रू कीजिएगा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बाकायदा उनके पास इख्तियारात मौजूद हैं कि वो जब भी देखें, जो चीज भी देखें, बिन मांगे दे सकते हैं। नंबर 3, और वो जो इतलाक होगा 189 के तहत सारी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर, दैट इज अ बाइंडिंग। नंबर 4, किसने कह दिया बिन मांगे मांगा? हु इज कमल शोजफ? कमल शोजफ जो है वो वुमेन विंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेसिडेंट है, जिनकी पिटीशन पड़ी हुई थी। अब बात यह है कि आप हमें इलेक्शन हम लड़ने के लिए पेपर जमा कराएं, उस पर भी आप हमें कार्ड दें कि आप PTI नहीं है। आप जो है हमारा टिकट हम जमा करें, आप कहें नहीं जी आपका बल्ला साइन ही नहीं है, आपको लदा दे दें। यार, इस तरह के बावजूद आपको बुरी शिकस्त हुई और आप फॉर्म 47 लेके 17 बंदों के साथ अंदर बैठे हुए हैं। और जब भी फॉर्म 47 और 45 की बात करते हैं, इस्लामाबाद से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई वर्ड्स। कि जब हमने कहा, कोर्ट ने कहा, आपको ट्रिब्यूनल ने कहा कि आप जमा कराएं 45, आप चले गए उनके ट्रांसफर के लिए एलिगेशंस लगा के, वहां से आपको मुंह की खानी पड़ी, वापस आप हाई कोर्ट आ गए, वहां से मुंह की खानी पड़ी आपको, आप चले गए। यार, कुछ किसी जगह तो खड़े हो जाओ ना। आपके पास कोई चीज भी नहीं है, आपके पास कोई लोकल स्टैंड आई नहीं है, आपके पास कोई मॉरल, सोशल, लीगल वैल्यूज भी छोड़ दी ना आपने, झूठे कुरान अलग उठा के। अब पर्सनल स्पेसिफिक मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, और बड़े सीनियर हमारे पॉलिटिशियन आपके साथ बैठे हुए हैं, भट्टू साहब भी बैठे हुए हैं, वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी से जो अपने आप को कहती है कि जी वो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टी है ना, वो उसको उससे जमहूरी पार्टी की बात कर रहा हूँ, कहते हैं मुझे ये बता दें कि 2022 में यही गवर्नमेंट PDM की अमेंडमेंट लेकर आती है
वो अमेंडमेंट लेकर आती है, और जब उनको यहाँ पर 8 फरवरी के बाद मार पड़ती है और पता चलता है कि लोगों ने तो इनको रिजेक्ट कर दिया और इनके पास अब भागने का रास्ता नहीं है, फिर 2024 में वही अमेंडमेंट रिकॉल करती है जो सारे की सारी। कौन सी अमेंडमेंट? जिस एक्ट में जो सारी कैबिनेट ने, सारी पार्लियामेंट ने मुशतरका तौर पे बनाई थी 2017 में, उस एक्ट के अंदर अमेंडमेंट लेके आए 2023 में, फिर अंडू किया 2024 के अंदर उसको, और अब फिर ये नई चीज लेकर आ रहे हैं। मतलब जो जो फैसला आपके खिलाफ आता रहेगा, आप उसके जो उसके खिलाफ जो है अमेंडमेंट्स लेकर आते रहेंगे। इस तरह कानून साजी होती है, इस पर्पज के लिए बैठाया जाता है आपको असेंबलीज के अंदर। तभी तो हम कहते हैं कि जब आपने राइट मैन को उठा के बाहर फेंक दिया, रॉन्ग मैन अंदर बैठा दिया, तो उनसे तो यही तवक्को होगी ना, उन्होंने लोगों के लिए कौन सा काम करना, उन्होंने आईपी के ऊपर। आप 187 की बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास लामहदूद इख्तियारात मौजूद हैं, वो चाहे वैसे तो बिन मांगे भी दे सकते हैं, लेकिन यहां पर बिन मांगे नहीं दिया गया। इसका जवाब तो मैं राणा साहब से लूंगा। लेकिन मंजूर अहमद भट्टू साहब, सर ये आप कैसे देख रहे हैं, बीइंग अ सीनियर पॉलिटिशियन ऑफ पाकिस्तान, ये जो कानून साजी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, बज़ाहिर लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर मौसर करने के लिए कानून साजी हो रही है, और वो कानून साजी हो रही है जो ऑलरेडी मौजूद है, तो आप इस सारे अमल को कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं काफ़ी अरसा से अलील हूँ, और मैं पब्लिक मीटिंग्स में या टीवी इंटरव्यूज़ में जी कहीं आपने मुझे नहीं देखा होगा। जी हाँ। आज मुझे 92 के दोस्तों ने कहा कि आप आ जाएं और इस पे बात करें। जी। तो मेरी बात तो सीधी सीधी है कि पार्लियामेंट का अपना एक रोल है, और पार्लियामेंट कानून साजी करती है, और कानून साजी अपनी स्वाबदीद के मुताबिक वो कर सकती है जो भी वो चाहे। जी। और सुप्रीम कोर्ट का ये रोल है कि वो इंटरप्रिटेशन करती है। किसी किस्म के कवानीन की इंटरप्रिटेशन के लिए आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं तो वो कर सकती है। जी। तो इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट जो फैसला कर दे वो पार्लियामेंट का फैसला है, और सुप्रीम कोर्ट जो इंटरप्रिटेशन कर दे वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो मैं समझता हूँ कि इस पर ज़्यादा झगड़े की ज़रूरत नहीं है। पार्लियामेंट ने एक फ़ैसला कर दिया है, और सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर कोई महसूस करता है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की निगेशन हुई है, या उस पर कोई सुप्रीम कोर्ट को नाराज़गी होगी, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है और जाके उसकी इंटरप्रिटेशन ले सकता है। तो मेरे ख्याल में जिस वक्त तक इस पर सुप्रीम कोर्ट में कोई नहीं जाता और कोई इंटरप्रिटेशन नहीं आती, उस वक्त तक पार्लियामेंट का फैसला जो है सही। लेकिन भट्टू साहब, हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तशरीह ये की है कि जी हमने जो फैसला दिया था 13 जनवरी को कि बल्ले का निशान जो है वो उनके पास नहीं रहेगा जिसके फैसले के नतीजे में हुआ, लेकिन इससे एक जमात का इलेक्शन लड़ने का बतौर जमात हक खत्म नहीं हुआ। ये इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की थी, इलेक्शन कमीशन ने फैसले को अपनी गलती को दुरुस्त करे और जिन लोगों ने डिक्लेरेशन दिया था उनको पीटीए का तस्वुर करे। आपके ख्याल में ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या मुबहम है या इसमें कोई इबहाम मौजूद है? मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मैं मुबहम नहीं कह सकता। सुप्रीम कोर्ट एक सबसे बड़ा हमारा पाकिस्तान का इदारा है जो काबिल एहतराम है, और उसके जो फैसले हैं वो काबिल एहतराम फैसले हैं। मैं उनको मुबहम नहीं कह सकता। सही है, बिल्कुल ठीक है। अब राणा साहब, पार्लियामेंट जी ठीक है सर, आप ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट अपना काम करे, अगर कोई तशरीह की जरूरत है सुप्रीम कोर्ट तशरीह करे और सुप्रीम कोर्ट की तशरीह को फिर तस्लीम किया जाए। यानी आप ये कह रहे हैं कि हर इदारे को अपनी हुदूद में रहकर काम करना है, सिंपल इज दैट। लेकिन राणा साहब, इसमें एक मसला अब यह है कि आप ये तशरीह कर रहे हैं कि एक बंदा अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चला गया तो वो तहरीक इंसाफ में नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि वो था ही तहरीक इंसाफ का, वो तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में नहीं जा सकता था ना। आप अपने इस फैसले को जो कि इलेक्शन कमीशन ने गलत किया था उसको दुरुस्त करें और वापस इसको 8 फरवरी पे लेकर जाएं। यानी जिसने डिक्लेरेशन दिया वो तो था ही पीटीआई का, तो आपकी फिर इस कानून साजी की क्या जरूरत पेश आई? सुप्रीम कोर्ट तो ये कह ही नहीं रही जो आप कर रहे हैं। नहीं, देखें पीटीआई का कैसे था, अगर तो उसका वो जो है इलेक्शन कमीशन में जब उसने कागज़ जमा कराए और उसके कागज़ एक्सेप्ट हुए, उसका टिकट एक्सेप्ट हुआ, उसको निशान अलॉट हुआ,
तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं हुआ और वो प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ तो ये इट इज एब्सोल्युटली आईनी कानूनी मामला है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उसको नहीं करने दिया, उसकी इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की ना। नहीं, अब ये भी ये देखें ना, बात ये है कि जो भी था एक प्रोसेस जो होना था, अब आप ये अज्यूम करें कि ये टिकट तो जो है वो फलाने बंदे का है और फलाने का नहीं है और वहां डॉक्यूमेंट्स में वो नहीं मौजूद, जो उसके पेपर नहीं देखे। नहीं, अब इसमें अजम्पशन है ना, एक बहुत बड़ी अजम्पशन है। अजम्पशन ये है कि जो प्रोसेस, जो प्रोसीजर फॉलो हुआ उसके अंदर जो टिकट नहीं, उस फाइल के अंदर इलेक्शन कमीशन की वो जो फाइल है उसमें टिकट वो रद्द हो गया होगा, वो नहीं मौजूद हुआ होगा, या वो उन्होंने निकाल दिया होगा कि भाई ये आपकी पार्टी, आप तो पार्टी के तौर पे इलेक्शन नहीं लड़ सकते। सलमान राजा तो खुद फिरते रहे, वो फाइल खाली होगी ना। अब आप इतनी बड़ी अजम्पशन के ऊपर कैसे जा सकते? सर एक बात बताएं। नहीं, देखिए नहीं, बात मेरे मुकम्मल, देखिए बात ये है कि अगर आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी चट्टा खोल सकती है और कुछ भी जैसे मर्जी कर सकती है, वो कह रहे हैं 187 के तहत उनके पास इख्तियारात मौजूद हैं। नहीं, लेकिन देखिए वो मुकम्मल इंसाफ फराहम करेंगे। जो कानून, इतनी बड़ी जो कानून कायदे को जो है वो तब्दील नहीं कर सकती। अगर उस फाइल के अंदर उस वक्त टिकट जो है वो अप्रूव नहीं हुआ और वो नहीं लगा और वो फाइल उसके बगैर जो है वो एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आपको वो अलॉट हो गया, तो फिर ये इतनी अजम्पशन पे ये मुल्क नहीं चल सकता। लेकिन वो इसलिए नहीं हुआ, ये कानून और आइन के मुताबिक। आप ये कह रहे हैं कि वो टिकट नहीं लगा, वो इसलिए नहीं लगा कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की। देखें, मेरे ख्याल से जो मंजूर साहब ने भी बात की है बड़ी क्लियर की है। हमारा जो मौक़िफ़ है वो एब्सोल्युटली क्लियर है, उसको हमने उसके मुताबिक जो है हमने कानून साजी भी कर दी और हम उसको इम्प्लीमेंट भी करवाएंगे। हुकूमत अगर वो समझती है कि ये बिल आ गया है तो उसको फिर इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अगर किसी को मसला है इससे तो बिल्कुल वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट के पास जाए, फिर दोबारा आप कानून साजी करेंगे। नहीं, दोबारा सुप्रीम कोर्ट तो इसी तरह है ना। देखें, मैंने तो आपको कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो है इतना मैंडेट नहीं है कि वो नुक्ता भी लगाए या नुक्ते को कौमे से तब्दील कर दे, ये नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट। मुझे एक सवाल का जवाब दे, फिर मैं अली बुखारी साहब के पास चला जाता हूं कि इलेक्शन कमीशन की कोई गलती थी या नहीं थी। अगर इलेक्शन कमीशन ने किसी जमात के उम्मीदवार को, सवाल पूरा मैं करूं ना, अगर एक उम्मीदवार को इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को यूं समझा हूं कि आप पार्टी के तौर पर इलेक्शन नहीं लड़ सकते, सलमान राजा साहब से फर्ज करें एक बंदे से कहा कि आप तो पार्टी के बंदे नहीं, आप तो आजाद होंगे, अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है नहीं हमने ये नहीं कहा था, आपने गलत तस्वुर किया। अगर वो इलेक्शन, ये भी यू टर्न है सर, अगर इलेक्शन, ये भी सुप्रीम कोर्ट का अजीब सा यू टर्न है। जो उसका फैसला था वो बड़ा क्लियर था। उसके अंदर जो है वो उस फैसले में जब आप एक पार्टी को निशान ही नहीं दे रहे और वो निशान नहीं दे रहे तो वो पार्टी कैसे वो इलेक्शन लड़ेगा, वो बंदा उस पार्टी के अंदर। तो पार्टी के साथ एफिलिएशन तो खत्म नहीं हो जाती। नहीं, लेकिन बात ये है कि जब उसको निशान ही नहीं अलॉट हुआ तो फिर वो उस पार्टी की बेसिस पे कैसे इलेक्शन, क्या वो नहीं लिख सकता कि मैं पीटीए का मेंबर हूं? नहीं, ये इस तरह, ये आपका कानून इस तरह नहीं चलता। इस तरह तो सुप्रीम कोर्ट की तशरीह है, इस तरह तो 10 कोर्ट का काम ही तशरीह करना है। मैं यही कह रहा हूं गलत तशरीह की है, बिल्कुल गलत की है। देखिए, यही तो मैं कह रहा हूं कि तशरीह करना है, लेकिन अगर उसका कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दे, सुप्रीम कोर्ट की आइन का कॉन्सेप्ट ही आप, तभी तो हम रिव्यू में गए ना। तो यही बेसिस पे रिव्यू पे गए, लेकिन जो हमारा कानून साजी जो काम है वो हमने किया है और अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक किया और बिल्कुल ठीक किया। बिल्कुल, मुझे बताएं कोई कदगन लगी हुई अगर ये करना है, कोई कानून साजी में जाने की जरूरत नहीं, कानून साजी के ऊपर कोई ब्लॉक लगा हुआ है कि नहीं कर सकते, किसी ने कोई बंद किया हुआ है, इसका काम ही है असेंबली का कि वो कानून साजी करे। और बिल्कुल हमने कोई नया कानून तो हमने कोई कानून साजी नए कानून के ऊपर तो नहीं किया, कोई नया कोई कानून इंट्रोड्यूस तो नहीं किया। हमने तो जो पुरानी जो आइन कानून जो पुराना है, अगर इलेक्शन कमीशन एक गलती कर दे उसकी सजा किसी एक पार्टी को मिलनी चाहिए या इलेक्शन कमीशन को अपनी गलती दुरुस्त करनी चाहिए? मेरे ख्याल से अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो गलत इंटरप्रिटेशन कर दे तो उससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैलती है और मुल्क को नुकसान होता है। जिस तरह 63A की तशरीह की गई और मुल्क को एक बिल्कुल आपने एक एनआरकी की तरफ, क्या एक सियासी जमात के पास, एक आम आदमी, एक गरीब आदमी जो है, उस पार्लिमानी सियासी जमात के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो सुप्रीम कोर्ट की तशरीह को कह दे कि वो गलत तशरीह है? नहीं, हमने तो ये कहा ही नहीं। आप कह रहे हैं नहीं, हम देखें नहीं, ये गलत तशरीह की है। बिल्कुल, देखें हमने 63A को कहा कि गलत तशरीह की है। वो कानून लिखा ही नहीं हुआ था कि किस जो डिफेक्शन लॉ है क्या होना है उसमें, वो आप उसको किसी बच्चे को भी पढ़ा दें। तो रिव्यू में जाने का ना सर, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि एक जमात कहे कि आपकी चूंकि गलत तशरीह हम इसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। हम रिव्यू में भी चले गए हैं और हमने कानून साजी ताकि क्लैरिटी आ जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट को भी, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है उसको भी क्लैरिटी आ जाए, तो हमने अपना काम किया। जी अली बुखारी साहब, पार्लियामेंट को कोई नहीं रोक सकता कानून साजी करने से, उनका हक है, वो करते रहेंगे। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है जी। पार्लियामेंट को ऊपर जो है कदगन है, पार्लियामेंट जो है वो भी जो है बिल्कुल शुतर बेमहार नहीं है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से शुरू करें आप,
तो पार्लियामेंट कोई कानून ऐसा नहीं बना सकती जो इस्लामी कानून के खिलाफ हो। पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो पाकिस्तान के रहने वाले शहरियों के हक के खिलाफ हो। बड़ा क्लियर है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँ, ठीक है। अब नंबर 2 चीज आ जाता हूँ जी, अब किसी को नहीं पता तो उसका इलाज नहीं, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज जी, बड़ी सीधी सी बात है। मैं तो आपको अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ ना, सलमान अकरम राजा साहब की एग्जांपल दे रहा हूँ। क्या मैंने पीटीआई का टिकट जमा नहीं करवाया था? क्या पीटीआई का टिकट जब हमने जमा कराया था उस टाइम पीटीआई बैन थी? और जवाब है नहीं। क्या पाबंदी थी पीटीआई के ऊपर? नहीं। क्या सियासी पार्टी नहीं थी पीटीआई? जवाब है नहीं। सियासी पार्टी एग्जिस्ट कर रही थी, जो आज के आपके 11 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने एक्नॉलेजमेंट दी है। अगर मैं जहां से 50,000 वोट से, इस्लामाबाद से 44,000 वोट से जीत रहा हूं तो मुझे पीटीआई की वोट पड़ी। अब मुझे अगर पीटीआई का टिकट जमा करने के बाद आरओ कहता है कि ये टिकट वापस ले जाए, हमारे बैलेट में तो आपका बल्ले का निशान ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 4-10 लोग खड़े हो गए थे, 10 लोग, पता नहीं नौरीन और कौन कौन आज वो किधर है, आई डोंट नो, कि उन्होंने कह दिया जी हमारे स्टेक से हमारा एक ऑर्डर आ गया। यार इस तरह तो हमने भी नहीं चीखा चलाया जिस तरह ये रो रहे हैं और चीख चला रहे हैं। माजरत के साथ, निहायत अदब के साथ गुजारिश है कि पार्लियामेंट इसलिए नहीं बनाई जाती, और पार्लियामेंट का काम ये नहीं है कि पर्सन स्पेसिफिक जो है वो अपना लॉज बनाना शुरू कर दें। फॉर एग्जांपल, जो अभी अमेंडमेंट से पहले ऑर्डिनेंस आया था एक, जो 2024 में, जिसके अंदर रिटायर्ड जजेस को लाया गया, क्या उस पर यूसुफ रजा गिलानी साहब ने साइन नहीं किए थे एज एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? क्या यूसुफ रजा गिलानी साहब की अपनी पिटीशन तैमूर मलिक के खिलाफ नहीं पेंडिंग पड़ी हुई थी? पर्सन स्पेसिफिक नहीं है वो? क्या कोर्ट ने उसके अंदर मुझे स्टे नहीं दिया? सलमान अकरम राजा को नहीं दिया लाहौर ने, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुझे दिया। रीजन बीइंग के उसके अंदर मैलिस नजर आ रही है। ये कोई बोनाफाइडली नहीं बना इसके अंदर, इसके अंदर मेलाफाइडली बनाया गया था ये ऑर्डिनेंस। उसके बाद एक्ट लेकर आया गया, क्या एक्ट चैलेंज नहीं हुआ वो? तो आप जो भी इस तरह के काम करेंगे जो कॉन्ट्रेरी टू दी प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होंगे, या जो के लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके साथ क्लैश करेंगे, या इवन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ होंगे, तो अंडू होगी। क्या हमारी गवर्नमेंट, मैं आपको कह रहा हूँ, जब प्रॉपर की गई और रात को कोर्ट लगाई गई, 12 बजे खोली गई, तो क्या स्पीकर के रूलिंग को नहीं कोर्ट ने ऑन किया? उसको नहीं उसको सेट असाइड किया? उस टाइम ये सारे लोग खड़े हुए थे। क्या मियां साहब को 10 साल के बाद कंडोनेशन ऑफ डिले नहीं मिली? क्या मियां साहब की बायोमेट्रिक्स नहीं जाके हुई एयरपोर्ट पे? यार क्या कर रहे हैं? ऐसे नहीं करें। आप जो चीज है उसको उसी एंगल में लेकर चलें, पाकिस्तान को आगे लेकर चलें। किसी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को बाहर फेंक के आप कहें हम अकेले चले जाएंगे, यार आपको तो एक्सेप्टेंस ही कोई नहीं है, ना कंट्रोल हो रहा है। पीपल्स पार्टी आपकी इत्तेहादी जमात है, क्या कहती है आपके बारे में? जरा सुन लें उनके स्टेटमेंट, सुन लें उनके। तो बात यह है कि आप कानून साजी ऐसी करेंगे जो पर्सन स्पेसिफिक होगी, अंडू होगी। मैं खुद चैलेंज करूंगा। आप करना क्या चाहते हैं? आप हमारी दी हुई सीट जो हमें मिली, मुझे जरा आर्टिकल 51 पढ़ लें आप कॉन्स्टिट्यूशन का, 59 पढ़ लें, 106 पढ़ लें। यार किस बुनियाद के ऊपर जो है आपने प्रोपोर्शन सेट किया हुआ? प्रोपोर्शन ऑफ जो सेटअप हुई है आपकी सीट के ऊपर, वो जो आप जीत के आए हुए हैं। अब आपने जीती ही नहीं सीट। हमें तो आप कहते हैं कि आपके आप सुनिए इत्तेहाद में थे या फलां में थे, या यार आप लोगों की क्या क्रेडिबिलिटी है? आप लोगों के पास तो रेशनल सीट ही नहीं आती। अच्छा मेरे पास नहीं आएगी ना यार, मैं कहता हूँ जी पीटीआई के पास नहीं आएगी। सुनीता आपके पास किस कैपेसिटी में जा रही? आप तो ये डिफाइन नहीं कर सकते अभी तक, इसको डिफेंस नहीं कर सकते आप महसूस से कैसे जा सकती हैं। लेकिन सर ये जो चंद लाइनें मैं पढ़ना चाहता हूं इससे पहले कि मैं मंजूर भट्टू साहब के पास जाऊं, इस मुजवज़ा जो तरमीम है उसमें बयान अगराज़ो वजूह लिखी हुई हैं। चंद लाइनें जरा देख लीजिए, इससे साफ नजर आता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जवाब दिया गया है। इसमें लिखा है कि ना तो दस्तूर और ना ही इंतखाबात एक्ट 2017 किसी कामयाब आज़ाद उम्मीदवार या उम्मीदवारों को बाद के मरहले में किसी सियासी जमात में शामिल होने की सहूलत फराहम करता है, जबकि वो दस्तूर में बयान करदा वक्त के मुताबिक किसी सियासी जमात में शामिल होने का इख्तियार पहले ही इस्तेमाल कर चुके हों। दस्तूर की हकीकी रूह के मुताबिक कानून में वजाहत फराहम करने के लिए बिल हाजा को वाज़े तौर पर इसलिए तैयार किया गया है कि कोई भी आज़ाद उम्मीदवार या उम्मीदवारान दस्तूर और कानून में सराहत करदा मखसूस मुद्दत के बाद किसी मरहले पर किसी सियासी जमात में शामिल होने के अपने हक का इस्तेमाल नहीं करेगा। यानी आसान उर्दू में इसका मतलब यह है कि जो सुन्नी इत्तेहाद में काउंसिल में चला गया बाद में वो किसी दूसरी जमात में नहीं जा सकता। ये एक सुप्रीम कोर्ट के बज़ाहिर फैसले का जवाब मालूम होता है जो इसमें लिखा गया है। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, फिर मैं बहुत ही अहम नुक्ता मियां मंजूर भट्टू साहब के सामने रखना चाहता हूं। वो ये है कि इस वक्त मुल्क में जो एक डेडलॉक की सी कैफियत है सियासी जमातों के माबैन, मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे, मुज़ाकरात के लिए क्या माहौल चाहिए, कौन किससे करेगा, कौन किसका नुमाइंदा बनेगा, कौन नुमाइंदा मांग सकता है, मुज़ाकरात की कोई राह बन सकती है। इन चीज़ों पर मंजूर भट्टू साहब अपनी उम्र भर की जो
सियासी तजर्बा है उसकी रोशनी में इन हालात से निकलने का रास्ता वो क्या बयान करते हैं, ये उनसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हुकूमत कभी कहती है कि जी इनसे मुज़ाकरात नहीं होंगे, कभी कहती है कि जी आए मुज़ाकरात करते हैं, और जब मुज़ाकरात की बात दूसरी तरफ से होने लगे तो फिर मजाक उड़ाते हैं कि देखो ये मुज़ाकरात चाहते हैं और ये माफिया मांगने पे उतर आए हैं। कल अता तारड़ साहब ने मजाक उड़ाया तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात करने वाली बात पर, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। मुज़ाकरात की पेशकश करना और कहना कि फौज नुमाइंदा मुकर्रर करे, मैं समझता हूँ कि ये जो तरला मिन्नत का सिलसिला शुरू हुआ है ये बहुत जल्दी सफर तय किया। मैं छोड़ूंगा नहीं से लेके मुझसे प्लीज बात करो, एक ट्रेलर इस मुल्क में चलाया गया कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, और उसके बाद अब नई फिल्म आई है मुझसे प्लीज बात करो के नाम से। वो कह रहे हैं कि नई फिल्म आई है मुझसे प्लीज बात करो। अच्छा, कुछ दिन पहले तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे थे कि हम इनसे बात नहीं करेंगे, हम उनसे बात करेंगे, और वो कहते हैं कि माफी तो हम अपने बाप से नहीं मांगते। सुनिए जरा क्या तहरीक इंसाफ के लोग क्या कहते रहे हैं। यही कहा है कि मेरे से माफी मांगी जाए बजाय इसके कि मैं माफी मांग। हम 9 मई की मजम्मत कर चुके हैं पहले, और आज भी हम उसकी मजम्मत करते हैं। जिन्होंने जुल्म किया है, जिन्होंने इस मुल्क के ऊपर गुलामी मुसल्लत की है, माफी हम वो मांगे, हम क्यों मांगे। मियां मंजूर अहमद खान वटू साहब, सर आप पाकिस्तान के सीनियर तरीन सियासतदानों में से हैं, बहुत उतार चढ़ाव देखा है, आप चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं और आपने पाकिस्तान की सियासत के मुख्तलिफ रंग देखे। ये बताइए, ये जो एक डेडलॉक की कैफियत है, इस बहरानी कैफियत से निकलने का रास्ता क्या है? देखिए, मैं तो आज एक लंबे अरसे के बाद 92 के एहतराम में जी आ गया हूँ अपनी राय का इजहार करने के लिए। बहुत शुक्रिया सर। वरना मैं काफ़ी देर से गैर हाज़िर हूँ और इस वजह से कि मेरी तबीयत नासाज रही है जी। अब यहाँ जो डिस्कशन हो रही है इसमें एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बात हुई है कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें बड़ी अनहोनी हो रही हैं और आर्गूमेंट्स जो दिए जा रहे हैं वो भी ऐसे हैं कि जो ना होने के काबिल हैं। अब देखें भाई, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, अगर उसने कोई गलत फैसला किया है तो आपके पास फोरम मौजूद है, आप जाएं और जाके एजिटेट करें, और अगर वो फोरम जो है उसको सेटिसाइड कर देता है वो सेटिसाइड हो जाएगा, अगर उसको एंडोर्स करता है तो वो एंडोर्स हो जाएगा। तो इसलिए किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का इस अंदाज में सोचना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी एक इदारा है, जैसे पार्लियामेंट एक इदारा है, जैसे अदलिया एक इदारा है, ऐसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी एक इदारा है और काबिल एहतराम इदारा है, उसको उसी अंदाज में टेकअप करना। लेकिन भट्टू साहब यहाँ तो ये हुआ है ना सर, भट्टू साहब ये तो हुआ है ना कि एक सियासी जमातों के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट था, मामला सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बना दिया, फुल कोर्ट बनाने के बाद एक फैसला दिया। अब हुकूमत कहती है कि नहीं, आपने फैसला ही गलत दिया है, आपने तशरीह गलत की है, हुकूमत उस तशरीह पर तशरीह कर रही है। तो ये हो रहा है ना यहाँ पे। नहीं, देखें, गवर्नमेंट के पास एक कानून साज इदारा तो है ना, तो गवर्नमेंट कानून साज इदारे पे एक्ट कर सकती है और उसको कोई नहीं रोक सकता। और ये है कि कानून साजी करके अगर कोई समझता है, अगर पार्लियामेंटेरियन समझते हैं कि ये गलत हो गया है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं इंटरप्रिटेशन के लिए, और सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है, इंटरप्रिटेशन करने का कोई इख्तियार है, उसमें कोई शक नहीं है। इसलिए पार्लियामेंट का अपना इख्तियार है, सुप्रीम कोर्ट का अपना इख्तियार है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपना इख्तियार है। अपने इख्तियार और दायरा कार के अंदर रहते हुए जो फैसले वो करें वो करने के मजाज हैं, और दूसरा इदारा जो है वो उसको सेटिसाइड भी कर सकता है, उसको एंडोर्स भी कर सकता है। सही है। दूसरी बात पर आ जाए भट्टू साहब, जो मैंने मुज़ाकरात की बात की या डेडलॉक से निकलने की बात की, वो कैसे मुमकिन है? देखें, इस वक्त जो डेडलॉक है और जो मुल्की सूरत हाल है, इसका इलाज तो एक ही है, और वो ये है कि कोई इमरान खान को ठीक समझे ना समझे, कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून को ठीक समझे या ना समझे, या कोई दूसरी जमातों को ठीक समझे या ना समझे, लेकिन एक ही इसका हल है
कि ये मिल बैठ के बात करें और बात करके डायलॉग करके इसका हल निकालें। अगर सियासी जमातें डायलॉग करके हल नहीं निकाल सकती तो कौन निकालेगा? आगे फरिश्ते आगे निकालेंगे। इनको निकालना चाहिए, इनको बैठ जाना चाहिए। अगर इमरान खान ने ये कह दिया है कि बैठ जाने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं आमादा हूँ, इस पर बात हो सकती है, तो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उस पर एतराज़ नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो एतराज़ किया भी नहीं है, मुस्लिम लीग नून ने एतराज़ किया है, उनको भी नहीं करना चाहिए और बात कर लेनी चाहिए और बात का जो नतीजा निकले उस पर अमल कर लेना चाहिए। लेकिन पीटीआई भी तो हुकूमत से बात नहीं करना चाहती ना। वो कहते हैं ये बेइख्तियार लोग हैं, इनके पास तो देने के लिए कुछ है ही नहीं, जिनके पास इख्तियार है हम तो उन्हीं से बात करेंगे। ये गलत बात है, ये गलत बात है। उनको पॉलिटिकल पार्टी के साथ बात करनी चाहिए, मुस्लिम लीग नून के साथ करनी चाहिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ करनी चाहिए, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ करनी चाहिए और पीटीआई को उसमें कोई कदम नहीं लगानी चाहिए कि इसके साथ करेंगे इसके साथ नहीं करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ सबके साथ बात हो सकती है और करनी चाहिए और इसका हल निकालना चाहिए। बिल्कुल सही है राना साहब। नून लीग का वैसे एक पीटीआई को डील करने का एक पुराना तरीका रहा है, तरीका वारदात जिसे कहा जा सकता है। जब आपको याद होगा पिछली हुकूमत में ये असम्बलियों से निकले थे तो नून लीग कहा करते थे आप वापस आएँ, असम्बलियों में आएँ, असम्बलियों को ज्वाइन करें। ये 13 से 18 के दरमियान की बात है। और जब ये वापस आए तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि ये अजनबी कहाँ से आ गए, ये तो कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। अब जब आप इन्हें कहते हैं मुज़ाकरात के लिए आए या आपसे कहते हैं नहीं करेंगे, फिर जब ये कोई इशारा देते हैं मुज़ाकरात का, बातचीत का, आप कहते हैं ये तरले कर रहे हैं कि आओ प्लीज़ मुझसे बात करो, तो आप भी संजीदा नहीं है मुज़ाकरात में? नहीं, देखें बात ये है कि हम तो तब भी संजीदा थे जब हम अपोजिशन में थे और ये इक़्तिदार में थे और जाली इक़्तिदार था इनका। मुल्क की मफाद के लिए हम कहते थे कि मसाके मईशत पे बात करो। हम आज भी संजीदा हैं कि जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आओ मुल्क की बका और तरक्की के लिए इकट्ठे बैठ जाएं तो इन्होंने रद्द कर दिया उसको। अब देखें इनका एक मौक़िफ़, इनका तो क्लैरिटी के साथ एक मौक़िफ़ आ रहा है कि हम आपसे क्यों बात करें। तो जो और मैं या आप देखें ना, असद साहब तारीख़ निकाल के देख लें, मुझे बताएं पीटीआई ने जब भी मुल्क मुश्किल में है इन्होंने जोड़ने की कब कोशिश की है? कब इन्होंने कोशिश की है कि कंसेंसस बिल्डिंग हो? ये नहीं करना चाहते। लेकिन कोई ऐसा जस्टर आप उनकी अपने उनके हिस्से की भी खुद लेना चाहते हैं। देखिए हम जो भी करना चाहते हैं, सीटें भी नहीं देना चाहते। हम जो भी करना चाहते हैं, जो भी हम आप कहें कि हम करना चाहते हैं या कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तो कुछ जैसे नहीं, हम जब ये कह रहे हैं कि आओ मिलके बात करो, ये अगर कहें कि हाँ करो बात, तो फिर हम एक्सपोज हो जाएंगे ना कि अगर हम नहीं करेंगे तो कोई हमारे से ये कुछ, हम इनको कोई जबरदस्ती इनसे कुछ छीन तो नहीं लेंगे ना चीज। उन्हें ये लगता है कि आपसे बात का जो नुक्ता है कि हमारा मैंडेट वापस करो, वो आप करेंगे नहीं, तो फिर आपसे बात क्यों करें? तो फिर ना करें। हम तो ऑफर कर रहे हैं ना, और हम देखें इससे ज्यादा हम और क्या कर सकते हैं। इन जिनसे ये बात करना चाह रहे हैं वो तो इनको मुंह नहीं लगा रहे। और देखें कहते हैं बिगड़ा हुआ बच्चा, बिगड़ा हुआ बच्चा कह रहे हैं, ये इसी को इनके वुज़रा कहते थे जब ये हुकूमत में थे, इक़्तिदार में थे, कि हमारे सर पे इनकी शफकत का हाथ है। कहा था या नहीं कहा था इनके एक वजीर ने, गालबन क्या नाम है वो रेलवे वाले मिनिस्टर थे, जो लाल हवेली वाले, अच्छा हाँ, क्या शफकत का हाथ हमारे सर पे, तो शफकत का हाथ तो वालदैन रखते हैं, तब इन्होंने वालदैन बनाया हुआ था, अब वो बिगड़ा हुआ बच्चा कह रहे हैं। तो इनकी कौन सी जो है वो बात के ऊपर बंधा जाए। तो ये देखें, ये सिर्फ एनार्की फैलाना चाहते हैं और ये जेन्युइन बात है। क्योंकि आप बात करना चाहते हैं पीटीआई से? देखें हमारा तो एक एज अ बीइंग इन गवर्नमेंट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि माहौल को ठंडा करने की कोशिश। आप बात करना चाहते हैं? एज अ गवर्नमेंट हमारी जिम्मेदारी। तो इंतशारी टोले से आपकी क्यों बात करेंगे जब तक कि वो माफी ना मांगे? तो वो तो इंतशारी टोला नहीं, देखें पार्लियामेंट का जो फोरम है ना, पार्लियामेंट के अंदर हमारा ये बिलीफ है कि ऑपोजिशन और हुकूमत को मुल्क की मफाद के लिए बैठना चाहिए, मामलात को आगे लेके जाना चाहिए। एज ए गवर्नमेंट हमारी ये जिम्मेदारी है और पार्लियामेंट वो फोरम है जहाँ बातचीत हर लिहाज से हो सकती है। सही। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते, आप मुल्क की मफाद के लिए नहीं बैठना चाहते, एक तरफ आप उनसे बात करना चाहते हैं पार्लियामेंट के फोरम, दूसरी तरफ आप उनकी पार्टी बैन करना चाहते हैं, तो ये दोनों चीजें बैकवत कैसे हो सकती है? देखें अगर आपकी जमात जो है कहीं रुके ही ना, आपकी जमात सोशल मीडिया पे एंटी स्टेट प्रोपेगेंडा करे और बिल्कुल उसके शवाहिद आ रहे हैं और हम अदालतों में वो लेके जाएंगे, तो वो एक अलहदा चीज़ है, एक अलहदा डायरेक्शन है जहां हुकूमत ने अपने फ़राइज़ पूरे करने, कि जहां ऐसे शवाहिद हैं कि एक जमात अगर मुल्क के मफादात के खिलाफ काम कर रही है, सोशल मीडिया हो, चाहे वो IMF को खत लिखना हो, GSP प्लस को आपको पता है करना, FIR हुई है, आज भी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में रऊफ हसन को पेश किया गया आज, रऊफ हसन को, और सेक्रेटेरिएट से बारूदी मवाद निकला है और TTP के साथ राब्ते निकले हैं।
तो आप ऐसी जमात से बात करना चाहते हैं जिनके अपने सेक्रेटेरिएट में बारूदी मवाद पड़ा हो? पार्लियामेंट में है ना, वो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, तो जब तक वो पार्लियामेंट में हैं और नहीं बैन होते तो उनसे बात की जाएगी। ठीक है, जब वो बैन अगर वो हदें क्रॉस कर देंगे तो वो जब बैन हो जाएंगे तो तब फिर उनसे बात करने की जरूरत है। ये ऑफर तब तक के लिए महदूद है अली बुखारी साहब, जब तक के लिए आप बैन नहीं हो जाते। जब बैन हो जाएंगे फिर आपसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। आज कर रहे इस ऑफर को कबूल। मैं बताता हूँ इनके पास ना इख्तियार बैन करने का है, ना उठाने का है, ना गुफ्तगू करने का है। ये तो बस एक इन्होंने, मैं तभी तो कहता हूँ ना, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, इनके पास इख्तियार तो है कोई नहीं अपना। तो जब नहीं अपना इख्तियार ही कोई नहीं है तो इनके पास डिसीजन पावर ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर इनका प्राइम मिनिस्टर कहता है हमने बात करनी है, अगले दिन खान साहब पे 4 पर्चे करवा देता है। उससे अगले दिन कहता है जी हम बात करना चाहते हैं, उससे अगले दिन कहते हैं जी पार्टी बैन करने के लिए ले आते हैं हम। अच्छा, अपने अंदर ही इनको क्लैरिटी नहीं है। एक दिन वो तारड़ साहब तो खैर कभी भी उनकी बात को मैं सीरियस नहीं लेता हूँ, नॉन सीरियस आदमी है, नॉन सीरियस किस्म की उनकी स्टेटमेंट्स होती हैं। कहते हैं हम फैसला कर रहे हैं कि पार्टी बैन कर रहे हैं, अगले दिन इसहाक डार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लाहौर खड़े हो कहते हैं जी ऐसी तो बात ही कोई नहीं है, इत्तेहादी इनके साथ नहीं है, इत्तेहादी लोग कहते हैं इनसे गवर्नमेंट नहीं चल रही, हमारी मिन्नतें कर रहे हैं। ये पीपल्स पार्टी के स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है कि हमारी मिन्नतें तरले कर रहे हैं, हमें चला दें। बात यह है कि आप 2018 को 24 से कैसे मुआवजा कर सकते हैं यार? कैसे लोगों की आंखों में धूल झोंक सकते हैं? 156 पिटीशन आज पेंडिंग पड़ी हुई है नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली की। आप 18 में देखें, 14 मसला ये है आप इनसे बात नहीं करना चाहते, आगे जा रहा हूं, मैं आगे जा रहा हूं। सारी बातें मैंने और जो बाइख्तियार हैं वो आपसे बात नहीं करना चाहते, तो फिर ये मसला हल कैसे होगा? सर इनके पास इख्तियार ही नहीं है, बात कैसे कर सकते हैं? ये तो अपनी हमारी सीटों के पीछे पड़े हुए निकाले। हम वो नहीं है जो लंदन में जाके मुलाकात करते थे। जो बात है हम पब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं, पाकिस्तान में रह के जो सच है सामने कहते हैं। हम वो नहीं है जो मस्कत में जाके मुशर्रफ से मुलाकात कर रहा है। ऐसी बातें नहीं है, इनकी एक तारीख है और हम जो है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़े हुए हैं और लोगों का वजन अपने कंधों पर उठा के खड़े हुए हैं। जो स्टेट है, स्टेट इज पाकिस्तानी पीपल, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे वो नेशनल असेंबली में रिप्रेजेंटेशन हो या प्रोविंशियल असेंबली में, आर्टिकल 7 कह रहा है। तो बात यह है कि इनसे मुझे एक दफा तो बता देना सीरियसली, कब कहा इन्होंने बात करने के लिए, कब प्राइम मिनिस्टर ने कोई कमेटी बना दी, कब इन्होंने जो है कहा अच्छा हम रिलैक्स करते हैं जी। आप पॉलिटिकल मोटिवेशन के वाले केसेस ना, अभी आपने रऊफ हसन साहब की बात की, मैं आज अपीयर हुआ उनके साथ एंटी टेररिस्ट कोर्ट में, 75 साल का बंदा, कैंसर सर्वाइवर है। वहां से क्या चीज आई है? 3 लाख रुपया जी इन्होंने दिया, किसी ने कहा है व्हाट इज एलिगेशन अगेंस्ट रऊफ हसन? क्या जी जो एक कोई मुल्ज़िम है उसने कहा जी मैंने इनसे 3 लाख रुपया लिए। यार इस तरह होती हैं बातें, इस तरह पॉलिटिकल गवर्नमेंट चलते हैं, इस तरह जो है मामला मुल्क को आगे लेकर जाया जाता है। आपने टाका मार दिया अवाम की वोटों के ऊपर, आपके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, आपके पास फॉर्म 45 नहीं है, हमारा बल्ला बैन कर दिया गया। एक पूरी तरह हमें आपने हाथ पांव बांध के फेंका एक्शन के अंदर, इवन एंड अदरवाइज आपको मुंह की खानी पड़ी। हमारी रिप्रेजेंटेशन आ चुकी, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, उन्होंने रिकग्निशन दे दी, इवन एंड अदरवाइज जो है आप इस चीज को मानने से इनकारी है कि जी हम आपको आपका राइट ऑफ प्रोपोर्शन नहीं देंगे और नए नए एक्ट लेकर आ रहे हैं और उसकी जस्टिफिकेशन हो रही हैं। ऐसे पार्लियामेंट्स नहीं चलती भाई, ऐसे जो है बातें नहीं होती, ऐसे गुफ्तो शनीद पॉलिटिकली नहीं होती। पॉलिटिकल गुफ्तो शनीद करने के लिए पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बनाया जाता है। क्या खान साहब अंदर आप जेल में रख के उनको, उनकी बीवी को अंदर रख के, उनकी बहनों में पर्चे करा के आप कहेंगे गुफ्तगू हो जाएगी? ऐसे नहीं होता ना, ऐसे से पहले कभी हुआ। तो बात यह है कि आपको ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना पड़ता है, आपको माहौल बनाना पड़ता है जिससे यह जाहिर है कि आप पार्शियल नहीं है, इम्पार्शियल है। और जहां तक बात आज अभी वोटू साहब ने की, बड़ी अच्छी बात उन्होंने की, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक इदारा है, वो कोर्ट नहीं है, वो ट्रिब्यूनल नहीं है, इट्स अ कमीशन। और कमीशन के ऊपर से 3 चीजें फर्ज हैं: ऑनेस्टली, जस्टली, फेयरली इलेक्शन कराना। चौथी चीज उनकी कोई भी नहीं है, किसी एक्ट में, किसी कॉन्स्टिट्यूशन में चौथी चीज कोई नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और इलेक्शन कमीशन ने सदर पाकिस्तान की पास भी यूज की, इलेक्शन कमीशन ने पार्लियामेंट की पास भी यूज की। क्या आज तक कोई बंदा डिफाइन कर सका है, कोई बंदा डिफेंड कर सकता है? या वड्डू साहब बता दें कि 90 दिन के अलावा इलेक्शन हो सके हो, और प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली के ऊपर 1.5 साल आपने यार गवर्नमेंट बैठाई रखी है, सेटअप, कोई जस्टिफिकेशन है? कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है। अब एक उंगली के पीछे सूरज छुपाना शुरू हो जाए यार, वो तो नहीं। अली बुखारी साहब, आपका अपना भी मामला ट्राइब्यूनल में है। मंजूर भट्टू साहब, जितने भी इलेक्शंस के ऊपर सवालिया निशान उठे हैं, जाहिर है सारा हम राना साहब से शुरू में बात करते रहे हैं, जब भी इस ट्राइब्यूनल्स पे या इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल होते हैं तो राना साहब आप हमें कहते रहे कि जाएं ये लोग ट्राइब्यूनल के पास, लेकिन ट्राइब्यूनल ने 180 दिन में फैसला करना है, 180 दिन गुजर गए और अभी तक फैसले, तो क्या ट्राइब्यूनल ने अपना इब्तदाई काम भी नहीं कर पाया? क्योंकि लाहौर के तो ट्राइब्यूनल तय नहीं हो पा रहे कि वो बनेंगे कैसे, जज कहां से आएंगे, कौन लगाएगा और किसकी मुशावरत होगी। तो इसमें अब कल रिपोर्ट आई हमारे सामने, उसमें कई हलकों में तो मंजूर भट्टू साहब 100% से ज्यादा पोलिंग टर्नआउट रहा है नवाज शरीफ के लिए।
हालांकि उन्हीं पोलिंग स्टेशन पे सूबाई सीटों पर जो है 50% या 40% तक टर्नआउट रहा है। तो ये हैरानकुन नताइज नहीं है 2008 के 8 फरवरी 2024 के? जी, इस पे बेहतर है कि मुझसे तबसरा न करवाएं, क्योंकि मुझे तो खुद ज़ाती तौर पे 1 लाख से ज़्यादा वोट मुझे मिले हैं और इलेक्शन मैं लूज़ कर गया हूँ। और मैं इस पे तबसरा नहीं करना चाहता, इसलिए कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग इकट्ठे गवर्नमेंट में हैं, ये मामलात को चला रहे हैं। तो जिस वक्त चला रहे हैं हम एक दूसरे पे क्रिटिसाइज तो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कैसे, तो एतराज़ात आपको भी हैं लेकिन मसलहतन आप खामोशी इख्तियार करना चाहते हैं? मैं खामोशी इख्तियार करता हूँ इसलिए कि मेरी पोजीशन इस वक्त ये नहीं है कि मैं खड़ा हो जाऊँ मैदान में और मैं चैलेंज करूँ इन इलेक्शंस को। लेकिन ट्राइब्यूनल्स को तो अपना काम सर 180 दिन के अंदर मुकम्मल करके सामने आ ही जाना चाहिए ना, उसमें रुकावटें तो दूर होनी चाहिए। मेरा इत्तेफाक है कि ट्रिब्यूनल को अपना काम 80 दिन के अंदर करना चाहिए, और अगर वो नहीं कर रहा तो ये ज्यादती है। ये सही है। बुखारी साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं राना साहब के पास आता हूँ। वतन की रिपोर्ट को डायरेक्टली हमसे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। अब मैं आपको बताऊं जी कि राना साहब कोई हल्के ऐसे कई पोलिंग स्टेशन ऐसे निकले हैं N130 के, कल हमने इस पर बात भी की वैसे, कि जिसमें इस ऑफिसर से भी टर्नआउट ज़्यादा नवाज शरीफ साहब के हक में आया है। और यानी एक पोलिंग स्टेशन पर रजिस्टर्ड वोटों की ज़्यादा 1818 है और वहाँ पर कुल वोट 1827 जो है वो पड़ गए हैं, क्योंकि वो जाहिर है वो हाथ से जहाँ पर 434 था उसको 1434 कर दिया गया। ये तो मौक़िफ़ है ना जी। देखें बात ये है कि नहीं मौक़िफ़ नहीं, फॉर्म 45 जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे अपलोड हुआ है उसके आधार। सबसे पहली बात तो ये कि ये मैंडेट जो है इलेक्शन कमीशन जब तक इस पे फैसला नहीं करती तो उसका, या कोई कोर्ट अदालत नहीं फैसला करती तो उसका वो वजन नहीं है। इस तरह की रिपोर्ट्स मैनेज भी की जा सकती हैं। तो मैं फॉर्म 45 तो मैनेज नहीं हुआ ना सर। फॉर्म 45 जो इलेक्शन कमीशन ने अपलोड किया है ये उसकी बुनियाद पर एनालिसिस हुआ है। ये जमात इस्लामी से फॉर्म 45 लेके एनालिसिस नहीं हुआ। देखिए ये एनालिसिस भी नहीं है बल्कि ये मैथमेटिक्स है। नहीं, मैं तो समझता हूँ कि यहाँ बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी बना दी जाती हैं और वो प्रोपेगेंडा के अंदर और जो एक पार्टी के साथ एफिलिएशन के तहत इस तरह का काम होता है। लेकिन ये डेटा इसको मैंने पढ़ी नहीं है वो रिपोर्ट, आपसे मैं सुन रहा हूँ। आप पढ़े भी और उसको देखना पड़ेगा। लेकिन ये फिगर यूं नहीं है, गलत है। नहीं, अगर देखें कोई उसमें कोई मसला है तो वो जब ये ट्रिब्यूनल में बात जाएगी तो हाईलाइट हो जाएगी, जब भी वो जाएगी। हाँ, तो बिल्कुल, तो वो फिर मेरे ख्याल से आपको उसका इंतजार करना पड़ेगा। आप खुद मुस्कुराए हैं कि जब भी ट्रिब्यूनल के पास हंसे तो मैं मुस्कुराया हूँ, लेकिन बात ये कि ये तो फैसला वहीं से होना है, अदालतों से होना है और ट्रिब्यूनल से होना है। अगर कहीं गलती है, कोई कैलकुलेशन में गलती है तो वो आइडेंटिफाई हो जाएगी। जी बुखारी साहब क्या मैं इसमें आज कर दूं, राना साहब को थोड़ा सा इसमें मैं ख्याल फैक्चुअल पोजीशन का नहीं पता। मैं तो पाकिस्तान को पहला शख्स हूं ना जिसने सुबह 5 बजे जो है सबसे पहले अपना ऑन एयर फॉर्म 45 सारे के सारे कर दिए। आज तक डे फर्स्ट फॉर्म 45 ट्रिब्यूनल में जमा है, फॉर्म 45 जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा है। सारी जो है आपकी जितने भी इंटरनेशनल मीडिया उनके पास है, वेबसाइट पे है, जो ECP ने अपलोड किए वो भी डाउनलोड किए। आज तक ट्रिब्यूनल के अंदर मेरे काउंटर पार्ट जिसको जिताया गया चौथे नंबर से, उसके जो है फॉर्म 45 नहीं आए और मीडिया के अंदर उसने खड़े होकर कहा हाई कोर्ट के फॉरम के ऊपर सर मेरे पास फॉर्म 45 आए नहीं, मुझे तो आरओ ने नोटिफिकेशन दिया, मैं आरओ से अटेस्टेड कॉपियां जमा कराऊं। दैट वाज द स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बिफोर द कोर्ट एंड बिफोर द मीडिया एज वेल। नंबर 2, जो मेरे एंटी इलेक्शन लड़े और लोग भी, आजाद से सेनेटर वो लड़े, TLP के लड़े, उन्होंने भी फॉर्म 45 सारे जमा करा दिए और उन्होंने कहा कि जी ये अली बुखारी PTI के कैंडिडेट है और 46,000 वोट से जीते हैं, तीसरे चौथे नंबर वालों को जिता दिया। ट्रिब्यूनल कहता है फॉर्म जमा करो, फॉर्म जमा नहीं कराते। ECP को कहते हैं EMS सिस्टम जमा करो, 36 करोड़ रुपए का आपने EMS सिस्टम दिया हुआ और वो छुप ही नहीं सकता। आज कल परसों जब भी वो जमा होगा ये ट्रिब्यूनल के खिलाफ चले जाते हैं। उन्होंने कहा जी मैंने 180 डेज में फैसला करना है, इनके वकीलों से चले ये सारे मसाइल चल रहे हैं, लेकिन आपकी जमात को उम्मीद है कि ये सारा कुछ जो है वो अक्टूबर के बाद स्पीड अप हो जाएगा। अक्टूबर के बाद चीज़ें 2 महीने के अंदर अंदर डिसाइड होना शुरू हो जाएंगी। आपकी जमात की उम्मीद रखती है। बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इस्माइल हनिया साहब के हवाले से बात करते हैं। एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज चौधरी साहब, एक इसराइली हमले में हमास के सबरा इस्माइल हनिया साहब की शहादत, ये इस पर बहुत ज़्यादा तशवीश तो जाहिर है ही, अफसोस भी है मुस्लिम दुनिया में, लेकिन जिस तरह से ये हुआ उस पर हैरत भी है कि स्टेट गेस्ट थे वो, ईरान में मिसाइल हमला किया गया, बहुत प्रिसाइज ये अटैक था। किस तरह से आप देख रहे हैं इस सारे वाक़े को? देखिए, अफसोसनाक है। इजराइल की तरफ से ये एक और काविश है कि किसी तरीके से ईरान को उस जंग में घसीटा जाए। अब इससे पहले आपको पता है कि दमिश्क में जब उनका कौंसलेट था उस वक्त भी इन्होंने ये काम किया, और उस वक्त ईरान ने फिर जवाबी एक मिसाइल भी दागा वहाँ पे, लेकिन ईरान ने जंग में शिरकत नहीं की और उस वक्त अमेरिका भी नहीं चाहता था। अब ये इन्होंने एक बहुत ही संजीदा किस्म की, बहुत ही इश्तिआल अंगेज किस्म की कार्रवाई की है इसराइल ने, और यकीनन इसका जवाब भी देगा ईरान के पास कोई चॉइस नहीं है। उनके रहबर ने ये कहा है कि हम सीवियर पनिशमेंट यानी सजा देंगे, तो वो तो ईरान ने करना ही करना है इसको। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसराइल क्यों ये जंग का दायरा वसी करना चाह रहा है, तो उसका जवाब ये है कि इसराइल के ऊपर इस वक्त एक बहुत ही बड़ा आलमी राय आमा का दबाव है कि वो जो गजा में उन्होंने 40,000 लोग, उनमें बच्चे औरतें सब शामिल हैं, उनको शहीद किया है, और वो एक ऐसे प्लान पे चल रहा है कि किसी तरीके से इससे तवज्जो हटे, क्योंकि उस पर तो खासा दबाव आ गया है। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सब ने उनको कहा है कि आप जेनोसाइड कर रहे हैं, तो वो तवज्जो हटाने के लिए एक बड़ी जंग करना चाहता है जो ईरान के साथ उसमें शामिल हो जाए। अरबों का तो उनको वैसे ही खौफ नहीं रहा क्योंकि अरब उनके साथ दोस्ती करना चाह रहे थे, तो ईरान वाहिद एक ऐसी आवाज थी जो फलस्तीनियों के लिए मुसलसल खड़ी हो रही थी, तो इस वजह से वो उनके साथ जंग का दायरा फैलाना चाहता है। अब ईरान के लिए भी एक बड़ा मुश्किल है कि एक तरफ उन्होंने जवाब भी देना है और दूसरी तरफ वो जंग को फैलाना नहीं चाहते, क्योंकि अगर जंग फैला देते हैं तो उसका नुकसान पूरे खित्ते को बल्कि पूरी दुनिया के लिए हो सकता है। अमेरिका आ सकता है, बीच में और ताकतें कूद सकती हैं, तो ये इस वक्त खतरनाक सा वक्त है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसराइल को जवाब जरूर मिलेगा ईरान की तरफ से, लेकिन शायद वो जंग जो है, जो वो चाहता है कि हो सके, वो शायद जंग जो है वो ना हो। ईरान की तरफ से मुमकिन जवाब क्या हो सकता है, क्योंकि जाहिर है उसको सुबकी भी हुई है कि वो अपने स्टेट गैस की हिफाजत नहीं कर सका और उसकी कमजोरी की तरफ भी इशारा हो रहा है, तो मुमकिन जवाब क्या हो सकता है ईरान की तरफ से? देखिए, ईरान के ऊपर ये कोई पहली बार नहीं हुआ। आपको पता है कि उनके जो बहुत बड़े जनरल थे पासदारान के, कासिम सुलेमानी, उनको भी शहीद किया गया। उसके अलावा भी बहुत इस तरह के वाकयात उनके साथ बीते हैं, तो लेकिन ईरान भी डटा हुआ है। और आप ये देखें कि इसराइल की ये कोशिश कि ईरान को इश्तिआल अंगेज करके कोई हमाकत करवा दे, ये ऐसा नहीं होगा। आपने देखा है कि ईरान का जो असर और नफूज है वो बढ़ता जा रहा है, इराक में, सीरिया में, यमन में, लेबनान में, तो इसलिए इसराइल की वो हिकमत अमली तो कामयाब नहीं हो रही। अब वो कोशिश कर रहा है कि इसको किसी तरीके से एक जंग में डाले। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक स्टेट गेस्ट था, उनके घर आया हुआ था, उसके अंदर वो किया, तो यकीनन उन्होंने कोई जासूस छोड़े हुए हैं जो पल पल की इतला दे रहे थे। कुछ जियो स्पेशल इंटेलिजेंस उनको अमेरिका से मिल रही होगी कि ये बंदा अब कहाँ पे पहुंचा है, और उसकी वजह से उन्होंने किया। लेकिन ये बहुत बड़ी इश्तिआल अंगेजी है और ईरान के लिए वाकई एक बहुत बड़ा इम्तिहान है कि वो कैसे उसको जवाब भी दे और जंग भी ज्यादा बड़ी फैलने न दे। आपके ख्याल में सर अमेरिका की इसमें इन्वॉल्वमेंट किस हद तक हो सकती है? और फिर कुछ लोगों ने आज, जैसे अब्दुल बासित साहब को मैं देख रहा था, उन्होंने ट्वीट की हुई है कि जी रॉ की इन्वॉल्वमेंट के कभी इम्कान हैं, उनके बगैर ये मुमकिन नहीं है। वहां पर पूरा एक इंटेलिजेंस नेटवर्क इंडिया का भी मौजूद है। आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, इतनी क्यास हराई तो मैं नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मेरे पास कोई किसी किस्म की एविडेंस नहीं है, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि अमेरिका भी जंग नहीं करता। पिछली मरतबा उसने ईरान को रोका था बाकायदा, क्योंकि अगर अमेरिका तो ये इस वक्त इतने उनके वसाइल लग रहे हैं यूक्रेन में जंग के जो रशिया के खिलाफ है, वो एक उसको फैलाना इधर नहीं चाहते हैं। यस, वो इसराइल की मदद करना चाहते हैं और कर रहे हैं, लेकिन वो इस हद तक नहीं जाएंगे। जहां तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हिंदुस्तान एक हद तक तो इसराइल के साथ ताल्लुकात रखता है, लेकिन वो ईरान के साथ भी ताल्लुकात रखता है जी। ईरान के अंदर भी उन्होंने पूरा अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है, तो ये नहीं हो सकता कि ईरान के खिलाफ ही वो इंडिया वो करवा दे। लेकिन बहरहाल ये क्या सराई है, मुझे उसके मतलब मालूमात नहीं है, लेकिन अमेरिका की तरफ से तो यकीनन उनको हर किस्म की मदद हासिल है। लेकिन अमेरिका भी नहीं चाहता मेरे ख्याल में कि कोई जंग हो, क्योंकि जंग का दायरा अगर फैलता है
और तो वो इस पूरे खित्ते के लिए तबाहकुन होगा और मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के लिए भी तबाहकुन होगा अगर कोई उनमें सोच भी रहे हो तो। राइट सर, बहुत शुक्रिया एजाज साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ये नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।